गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका वे ऑफ टिप्स है, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव एंड इंटरफेरेंस एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उसके बेस पर। तो भाई सुपरपोजिशन ऑफ तो बहुत सिंपल टर्म है। जैसे आपका किसी पार्टिकल पर या किसी बॉडी पर एक फोर्स लगाते हैं F1, तो उसके इफेक्ट में बॉडी मूव करेगी। अगर हम बॉडी पर दूसरी फोर्स लगाए F2, तो उसका अपना इफेक्ट होगा। तो F2 की प्रेजेंस से F1 का इफेक्ट भी रहेगा और F2 का भी इफेक्ट रहेगा, फिर बन जाएगा उनका एक कंबाइंड इफेक्ट। तो इसी टाइप से तो मतलब एक फोर्स दूसरे फोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, उसका अपना इफेक्ट होगा, दूसरी का अपना इफेक्ट होगा, तो फिर कंबाइंड इफेक्ट होगा दोनों के इफेक्ट के वेक्टर सम के, जो दोनों का इफेक्ट का वेक्टर सम होगा। इसी टाइप से हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव है। तो इसके अंदर अगर मीडियम में एक वेव चलती है तो उसके लिए मीडियम के सभी पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। अब माने दूसरी वेव भी उस मीडियम में आ जाती है तो उसके लिए भी हम पार्टिकल को वाइब्रेट करना पड़ेगा। तो एक वेव के प्रोपगेशन, अगर किसी मीडियम में एक वेव का प्रोपगेशन है और दूसरी वेव हम जनरेट कर दे, उसी मीडियम के अंदर दूसरी वेव प्रोड्यूस कर दे, तो वो वेव भी मूव करेगी। तो वो पहली वेव जो दूसरी वेव हमने प्रोड्यूस किया है वो पहली वेव को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, बल्कि जिस पॉइंट पर वे मीट करेंगी वहां पर जो पार्टिकल है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो या उसका जो वाइब्रेशन जो भी है उसका कंबाइंड इफेक्ट से वाइब्रेट करेगा। वो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, वो दोनों वेव जो एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस करेंगी उनकी वेक्टर सम होगा। ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा, जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल जिस पर दो वेव सुपरपोज हो रही, मीडियम में दो वेव चल रही, तो उसका किसी भी स्टैंड पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y होगा। एक जो प्रोड्यूस करी y1 और दूसरी जो वेव प्रोड्यूस कर रही y2, तो y बराबर y1 प्लस y2। इसी टाइप से उनके एम्पलीट्यूड भी होंगे a इक्वल टू, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो होगा a इक्वल टू a1 और प्लस a2। अब इसको हमको मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, इसका मैग्नीट्यूड ए का, तो ए का मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ए स्क्वायर इक्वल टू A1। ये तो वेक्टर की तरह ऐड होती है। इसका मतलब क्या है कि मीडियम में जब बहुत सी वेव चलती है तो जिस पॉइंट पर मीट करती है तो वहां पर जो रिजल्टिंग वाइब्रेशन बनेगा, अगर बहुत सी वेव चलती है तो किसी पॉइंट पर मीट करती है तो पार्टिकल उस पॉइंट पर जो एक वेव के वाइब्रेशन है दूसरे वेव का वाइब्रेशन है तो सुपरपोज होंगे। अगर एक वेव के कारण एम्पलीट्यूड A1 है पार्टिकल का, दूसरी वेव के कारण A2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा इक्वल टू A1 A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, जहां फाइव उनके बीच का फेज एंगल है। तो फेज एंगल फाइव कुछ भी हो सकता है, जैसे एक वेव यह सपोज करो और एक डॉटेड वेव है, तो इनके बीच का फेज एंगल 180, इसका क्रॉस का इसका ट्रफ है 180 एंगल है फेज का। अगर दो वेव यह है, एक वेव यह है और दूसरी वेव यह है, तो इनके बीच में जो फेज एंगल है 0 है, तो दोनों सेम फेज में है वेव। तो इस टाइप से जब भी दो वेव मीट करेंगे किसी पॉइंट पर, तो वहां पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा, जो पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो दोनों वेव किस फेज में मीट करती है। तो यहां पर फार्मूला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, हमें एक तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक एम्पलीट्यूड वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, दो वेव के सुपरपोजिशन से, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। देखो अगर दो वेव मीट करते हैं सुपर किस फेज में, अगर फाइव बराबर होगा 0, अगर सेम फेज में मीट करते हैं तो फोर सेम फेज अगर सेम फेज में वेव मीट करते हैं तो cos फाइव बराबर हो जाएगा 1। तो cos फाइव की वैल्यू 1 होती है सेम फेज में मीट करने का मतलब है, तो हो जाएगा, और सेम फेज मीट करने का मीनिंग है cos फाइव इक्वल टू 1 हो जाएगा 1, और cos फाइव 1 होने का मतलब cos फाइव 1 तक भी होगा, तो 5 बराबर 0 2 पाई 4 पाई ये हो, तो तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा सेम फेज में। अगर दो वेव मीट करेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, या R स्क्वायर इक्वल टू A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, या R इक्वल टू A1 प्लस A2। जैसे एक वेव ये है आपका ऐसे, दूसरी डॉटेड वेव है ऐसे, तो दोनों सेम फेज में मीट करते हो तो रिजल्टेंट वेव बनेगा इनका ऐसे A1 प्लस A2, ये रिजल्टेंट वेव। ये A1 है
ये A2 है तो ये होगा A1 प्लस A2, ये रिजल्टेंट वेव होगी ना, ये वेव होगी, ये दो वेव के सुपरपोजिशन से ये वेव बन जाएगी। इसी टाइप से फॉर सेम फेज, अगर दो वेव अपोजिट फेज में मीट करती है तब क्या होगा, अगर दो वेव अपोजिट फेज में मीट करते हैं तो तब इफ वेव मीट इन अपोजिट फेज, अगर वेव मीट इन अपोजिट फेज तब अपोजिट फेज का मीनिंग है फाइव बराबर पाई या 3 पाई या 5 पाई, यह अपोजिट फेज का मीनिंग। तब कोस फाइव होता है -1 और तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा उस पॉइंट पर, जो वाइब्रेशन होगा रिजल्टेंट वाइब्रेशन होगा उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, कोस फाइव -1 होगा तो R स्क्वायर बराबर A1 माइनस A2 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा A1 माइनस A2। तो जैसे एक वेव यह सपोज करो ये अब दूसरी वेव यह डॉटेड अपोजिट फेज में, तो एक का एम्पलीट्यूड मान रहे क्या है A1 और दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है ये है, और दूसरी वेव है ये आपका डॉटेड, तो माइनस का एम्पलीट्यूड क्या है A1, इसका एम्पलीट्यूड क्या है A2, तो A2 मानना क्या है A1 ग्रेटर देन A2, तब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्टेंट वेव बनेगी, थोड़ा कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड, सॉरी थोड़ा बड़ा है तो ऐसे हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वेव बन जाएगी रिजल्टेंट वेव। अगर A1 बराबर A2 है तो वहां पर कोई वेव दिखाई नहीं देगी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 0। अच्छा, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इस पर कोई न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, दो वेव का एम्पलीट्यूड दे देगा और इसके बीच में फेज एंगल दे देगा, तो बिल्कुल वेक्टर वाला टॉपिक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहा कोई भी फेज एंगल दे देगा, तो ये पूछना तो तब भी आप कर सकते हो। दूसरी बात एक वर्ड है इंटेंसिटी वेव की, क्योंकि हमें पता है जब भी किसी मीडियम में वेव फ्लो होगी तो मीडियम से एनर्जी फ्लो होगी। अब पर सेकंड यूनिट एरिया से जो एनर्जी पास होती है, वेव का मतलब है प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, जब वेव का मीनिंग है प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी तो इसका मतलब मीडियम से एनर्जी फ्लो होगी, और जब एनर्जी से फ्लो होगी तो पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो एनर्जी फ्लो होगी उसको कहते हैं इंटेंसिटी, आई से लिखते हैं, और हम प्रूव कर सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है A स्क्वायर। तो कोई भी वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी और दैट इज एनर्जी उतनी ज्यादा पास होगी। तो ये इंपोर्टेंट फार्मूला है, कभी कभी पूछ सकता है आई प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। आई प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर जैसे मान लिया एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल, टू एम्पलीट्यूड रेशियो of two waves R is 2:3. Find ratio of intensity of the waves. तो इंटेंसिटी की रेशो बतानी है, तो हमको पता है आई प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, देयरफॉर I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, तो I1 अपॉन I2 हो जाएगा 4/9, दैट इज 4:9। और अगर हमको इंटेंसिटी की रेशो देगी एम्पलीट्यूड की रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर कभी भी दो वेव किसी मीडियम में मीट करती है तो वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी दिखाई पड़ेगी वेव की, जो रिजल्टेंट वेव के सुपरपोजिशन से। अगर दो वेव किसी पॉइंट पर मीट करती है तो उनके सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो एक फॉर्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो जगह I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाइव। तो अगर दो वेव सेम फेज में मीट करती है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी फॉर सेम फेज। अगर सेम फेज में मीट करती है दो वेव फॉर सेम फेज, एक ही फेज में मीट करती है तो cos फाइव बराबर क्या आ जाएगा 1, तो I बराबर होगा I1
प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, या I बराबर हो जाएगा, अगर मैं मान लू इफ दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम है, I1 बराबर I2, तो I रिजल्टेंट हो जाएगा I प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, I हो जाएगा तो 4I हो जाएगा। तो अगर वेव की इंटेंसिटी I है, दूसरी वेव की इंटेंसिटी I है, और दोनों वेव सेम फेज में मीट करती है किसी पॉइंट पर, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी 4I, 4 गुणी इंटेंसिटी, 4 गुणी ब्राइटनेस बन जाएगी, 4 टाइम्स ब्राइटनेस हो जाएगी। और अगर दो वेव अपोजिट फेज में, 4 अपोजिट फेज, अगर दो वेव किसी पॉइंट पर मीडियम में अपोजिट फेज में मीट करती हैं, अपोजिट फेज में मीट करती है, तो इंटेंसिटी हो जाएगी I बराबर रिजल्टेंट I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट, क्योंकि कोस 5 हो जाएगा -1। इस केस के अंदर जब अपोजिट फेज में मीट करेंगे तो कोस 5 हो जाएगा -1, तो I बराबर हो जाएगा ये हो, और 4 I1 बराबर I2, तो I मिनिमम हो जाएगा 0। तो इस टाइप से अगर दो वेव किसी पॉइंट पर सेम फेज में मीट करते हैं, इंटेंसिटी 4I हो जाएगी, अगर अपोजिट फेज में मीट करते हैं तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। और इसी के बेस पर एक बहुत बड़ी इवेंट है, बहुत बड़ा फिनोमेना है नेचर का, और जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हमें यही कहता है, अगर किसी मीडियम में टू वेव आर मूविंग, मतलब दो वेव मूव कर रही, सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव मूव कर रही, सेम फ्रीक्वेंसी, ये कंडीशन है इंटरफेरेंस की। कुछ इंटरफेरेंस एक ऐसी इवेंट है, ऐसी घटना है नेचर की, और वो वेव से रिलेटेड है, और वो ऐसी इवेंट है जिसमें ये होता है कि अगर किसी मीडियम में दो वेव चलती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और एम्पलीट्यूड इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल हो, तो जिस पॉइंट पर वे सेम फेज में मीट करेंगे तो वहां इंटेंसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, और जिस पॉइंट पर वो अपोजिट फेज में मीट करेंगे वहां इंटेंसिटी हो जाएगी मिनिमम, और इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। और जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल एक्सपेरिमेंट, बार बार हमारे सामने यही बात आओगे, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम कब बनती है इंटेंसिटी, जब दो वेव सेम फेज में मीट करती है, तब हो जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी ये, और जब अपोजिट फेज में मीट करती है तो इंटेंसिटी हो जाएगी मिनिमम। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। अगर I1 बराबर I2 तो 4I, अगर I1 बराबर I2 तो 0। ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, बोर्ड वाला पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन के बेस पर पूछ सकता है। अब एक बहुत बड़ी बात इसमें यह है, जब दो वेव मीट करती है, दो आने वाले सोर्स है, तो कब सेम फेज में मीट करेंगे, कब अपोजिट फेज में मीट करेंगे, ये भी तो है ना। अगर मान लो एक वेव S1 है, एक सोर्स S2 है, वेव का एक सोर्स S1 है, वेव का एक सोर्स S2 है, दोनों सोर्स क्या है, कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मीनिंग दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, और एम्पलीट्यूड इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल है। आइडेंटिकल सोर्स है। आइडेंटिकल सोर्स कैसे बनाया जा सकता है, आइडेंटिकल सोर्स को, हर रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल सोर्स को कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। और ये बिल्कुल आइडेंटिकल सोर्स में कोहेरेंसी का एक और बड़ा मीनिंग है, दोनों की वेव एक जैसी होनी चाहिए, और जब ये फेज में चेंज करेगा, इससे आने वाली वेव में फेज में चेंज होगा, तो इससे आने वाली वेव में भी उतना ही फेज में चेंज होना चाहिए। आइडेंटिकल तो खैर ठीक नहीं कहा मैं, आइडेंटिकल तो गलत है। आइडेंटिकल तो दो सोर्स लाइट के ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो लेकिन कोहेरेंसी ना हो, लेकिन यहां पर इंटरफेरेंस के लिए शर्त यह है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मीनिंग है जिस पॉइंट पर दो वेव मीट कर रही है, अगर सेम फेज में मीट करती हो तो लगातार वहां पर अगर सेम फेज में मीट करती रहेंगी तो लगातार उस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम बनी रहेगी, तो उसको कहते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अगर किसी दो वेव किसी पॉइंट पर मीट करते हैं और अपोजिट फेज में मीट करते हैं, और अगर लगातार अपोजिट फेज में मीट करते हैं, तो वो होगा सस्टेन्ड डायरेक्ट इंटरफेरेंस। तो मेरा मीनिंग ये है, अगर दो सोर्स है, दोनों कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स का मीनिंग जब इससे आने वाली वेव इस पॉइंट पर मीट की, एक वेव ऐसे गई और यहां से आने वाली वेव हुई, तो इस पॉइंट पर मीट करी पी पॉइंट पर, तो ये कोहेरेंट कब होंगे, जब यहाँ पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रखो फ्रीक्वेंसी। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, वेवलेंथ भी सेम होगी, लेकिन उनके बीच में फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये फेज चेंज करेगा, ये अपना ये जो सोर्स है वेव का, जो फेज ये चेंज करेगा अपने वेव में, तो वही फेज ये भी चेंज करेगा। एक कोहेरेंट सोर्स है, और कोहेरेंट सोर्स से आने वाली दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड लगभग सेम या इक्वल है, और किसी पॉइंट पर मीट करती है, तो अगर यहाँ पर सेम फेज में मीट करती है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर अपोजिट फेज में मीट करती है तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो अब सेम फेज में तो इस टाइप से
चलो मैं शाम को और बताऊंगा बेटा।